नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। अभी हाल के दिनों में लगभग 2-3 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। रिपोर्ट बेरोजगारी के आंकड़े पे रिपोर्ट आ रखी थी। वो रिपोर्ट को मैं बेसिकली देख रहा था एंड उसमें भारत सरकार ने एक आंकड़ा जो शो किया था भारत के खिलाफ, भारत के लिए आंकड़ा था जो बेरोजगारी दर से रिलेटेड। वो आंकड़ा था कि भारत में बेरोजगारी दर जो अप्रैल में लगभग 22% से ऊपर चला गया, तो घट के दोबारा से 12% पे आ गया। तो भाई मैंने सोचा कि सरकार ने पता नहीं ये जादुई आंकड़ा कहाँ से लिया है और वो आंकड़ा हमारे पास आया। तो हमने सोचा कुछ तहकीकात करते भाई आंकड़ा कहाँ से, क्योंकि मेरे सामने तो 100 में से 30 लोग बेरोजगार दिख ही रहे थे जिनका प्रॉपर रोजगार नहीं है। 30 लोग वो हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं करने को। तो 70 लोगों में से 35 लोग आधा काम कर रहे हैं और 35 लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो सडनली CMEIE का एक वेबसाइट है जो कहने को तो प्राइवेट है, बट वो इंटरनेशनल कंपनी के लिए और भारत सरकार के लिए एक बेरोजगारी दर का यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक आंकड़ा हर महीने के आप रोज के आंकड़े भी देख सकते हो कि भारत के अंदर बेरोजगारी दर कितना है। हर एक दिन का आंकड़ा वो दिखाता है और वो उसके आंकड़े के हिसाब से भारत में मार्च से पहले जो बेरोजगारी दर था वो तकरीबन 13% के आसपास था और जो कि अप्रैल में बढ़ के तकरीबन ये चला गया था 20% से ऊपर। और इसके बाद जब ये 3 दिन पहले मैंने रिपोर्टिंग देखी कि भारत सरकार ने रिपोर्टिंग दी है कि भाई आंकड़ा 12% पे आ गया। ओके, सरप्राइज था मुझे लगा सच में। फिर मैंने इसकी तहकीकात शुरू करी तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मई का बेरोजगारी दर का आंकड़ा है ये कहने को तो फिलहाल 12% ही दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको इंडिविजुअली आंकड़ा दूं, 4 स्टेट्स के आंकड़े दे रहा हूँ मैं आपको बेसिकली। पहला स्टेट है दिल्ली, 44.9% बेरोजगारी दर, यानी कि 100 में से 45 लोग बेरोजगार हैं और सही आंकड़ा है। लेकिन भारत सरकार ने 12% क्यों बोला समझ में नहीं आया। ठीक है, झारखंड की बात करें तो 60% बेरोजगारी दर और अगर बिहार की बात करें तो तकरीबन 44%। और यही आंकड़ा पौंडीचेरी पे लेके जाए तो लगभग 58% लोग बेरोजगार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप ये आंकड़े जाहिर कर रहे हो, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्राइसिस अभी तो शुरू हुआ है खैर मेरे ख्याल से, जितना मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने तो और भयावह होने वाले हैं इन बातों को देख के अगर देखा जाए तो। ये लोग जो बैठे हैं घर पे, ये लोग फिर क्या करेंगे? आप चाहते दोबारा से चोरियाँ शुरू हो जाएं, डाके पड़ने शुरू हो जाएं, लोगों को मारना छीनना ये सारा काम शुरू हो जाए? ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से दयनीय स्थिति आने वाले समय में आ रही है और हम फिर भी बाज नहीं आ रहे अपनी, पता नहीं थोड़े अपना एक राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम आम पब्लिक के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं और हमेशा से क्यों करते आए हैं। ये भी मेरे लिए मुद्दा ये भी नहीं है कि यहाँ पे ये आंकड़े इतने दर हैं और अगले 2 महीने में आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मुद्दा ये है कि जो लड़के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये सोच के पढ़ रहे हैं कि भाई मैंने तो ये स्ट्रीम चूज़ किया है और इसमें पढ़ाई करूँगा और फिर बाद में मुझे इस पर जॉब मिलेगी, तो वो जॉब क्रिएट कौन करेगा? क्योंकि जो तो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से जॉब तो क्रिएट होंगी नहीं, और जो थोड़ी बहुत जॉब क्रिएट होंगी तो जो लोग एक्सपीरियंस है, जो लोग पहले से बैठे हैं उनको मिलेगी। तो जो न्यू कमर्स आएंगे उनके लिए क्या, उनको ये जॉब्स कौन देगा? तो ये लोग क्या भारत में ही रहेंगे? ये फिर लोग करेंगे क्या? मनरेगा में जाएंगे काम करने 202 रुपये की दिहाड़ी। आई थिंक आपने वो भी इंक्लूड कर रखा है बेरोजगारी से जो आपने शो किया है। उसके बावजूद ये जो इतने आड़े टेढ़े आंकड़े सामने आ रहे हैं लोगों के, और जो ये चीज़ें आंकड़ों को मैंने आपसे शेयर किया है, फिर आने वाले वक्त में इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी और किस हिसाब से इस चीज़ों को कम करने के लिए, या फिर जो यूथ है उनकी हेल्प करने के लिए, या फिर जो बहुत ही पुराने कहने का मतलब है जिनका तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा है काम करने का, लेकिन जो घर बैठ चुके हैं, ठीक है त्रासदी है सबके लिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम पब्लिक हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार किस लेवल पे इसको लेके आगे आएगी और किस लेवल पे एक जॉब क्रिएशन करेगी और किस तरह से सपोर्ट में आएगी, या फिर किस तरह से जब ये आने वाले समय में जब हम बजट को पेश करेंगे तो उस बजट में हमारा इस जॉब के रिगार्डिंग क्या मुद्दा होगा, वो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को जानने के लिए। अब हम कुछ बातें करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से जो आंकड़े हैं। कहने को हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 23 करोड़ की आबादी वाला ये सबसे बड़ा प्रदेश जो भारत के अंदर है। इसका हम जो बेरोजगारी दर का आंकड़ा है वो सिर्फ 20.8% है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि
अगर कंपेयर किया जाए कि कुछ बड़े स्टेट्स के रिगार्ड से हम इस चीज़ को अगर उठा के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 20.8 एक सिर्फ लगा आंकड़ा लगता है कि जो कि सिर्फ 20.8% कह सकते हैं। लेकिन जब इसको हम रिलेट करते हैं आबादी को लेके, आबादी मीन्स की 30 करोड़ की आबादी में 20% लोग अगर बेरोजगार हैं तो आंकड़ा कहीं ना कहीं जाके 4.25 करोड़ के आसपास पहुंचता है। तो 4.25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये आंकड़े मैंने पहले जैसा कि बताया कि मनरेगा को इंक्लूड करने के बाद भारत सरकार के द्वारा जो ये आंकड़ा जाहिर किया गया है उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ आंकड़े, मैं आपसे रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, इस पर कुछ मेरे तर्क या वितर्क नहीं है या फिर मेरा कोई अपना खुद का स्टडी मैं आपसे नहीं शेयर कर रहा। और दूसरी बात घूम के ये आती है कि जब ये इस मुद्दे को जब हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे और जब हम इस पर बात करेंगे तो उसको बात करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जो हम फालतू के मुद्दे लेके भी भारत के अंदर, फालतू मैं इसलिए कहना चाहता हूँ सर क्योंकि रियलिटी कहीं ना कहीं मैटर करती है। कहीं ना कहीं सर आपको आपकी जो आवाम है, आपकी जो जनता है, उसको लेके ही चलना पड़ेगा, उसको छोड़ के सब कुछ चलता है सर। बॉर्डर पे जो चल रही है कोई आज की सियासत नहीं है या पहले की नहीं है। हम ये पॉइंट आउट, वो आपका काम है सर, आप अपनी सियासतबाजी कीजिए लेकिन कृपया उसको जनता को इंक्लूड मत कीजिए इसमें। ये बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा था, आज सुबह मैंने एक दोस्त से बात किया गाँव में, वो बिहार से है, उसके गाँव की बात करी मैंने। तो लगभग हम दोनों साथ के बैचमेट हैं और वो उसको अभी तक उसका जॉब नहीं है, और जबकि मैं पिछले 5-6 सालों से जॉब कर रहा हूँ। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, बोलता भाई क्या बताऊँ, कुछ काम नहीं है, स्कूल्स वगैरह बंद है, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब चलता तो सारा कुछ बंद हो रखा है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी। तो कभी मैं मनरेगा में चला जाता हूँ, कभी इस चीज़ को लेके, तो काफ़ी सर दयनीय स्थिति है। और दूसरी बात सर ये है कि जो लड़के या जो बच्चे कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्या उनके लिए सच में वो जॉब क्रिएट हो पाएंगी? और कब तक मैं ये बात, चलो ये तो हम अब तक सरकार से क्वेश्चन करते हैं, अब मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि हम इस पे आवाज़ उठाना कब शुरू करेंगे, हम इसके ऊपर बात करना कब शुरू करेंगे, हम अपने हक के लिए कब बात करेंगे कि ओके मैं हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कब बात करना शुरू करेंगे? या फिर हम आरक्षण के पीछे या इन चीज़ों के पीछे या फिर सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहेंगे? ऐसा तो नहीं चल पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं, आपका घर खुशहाल है, आप ये 200, 150, 300 रुपए के दिहाड़ी में घर में खा पी सकते हैं, 8-10 लोगों की फैमिली को चला सकते हैं, तो आप मत उठाइए। इसका मतलब आप सो चुके हैं, आपकी जमीर भी सो चुकी है, आप बात नहीं करना चाहते। और हम लोकतंत्र में हैं और हमारा ये कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि जिस चीज़ से लेके हम सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करें। और ठीक है, आप किसी भी सरकार को सपोर्ट करें, आपकी दिली ख्वाहिश है, लेकिन सपोर्ट के पीछे इसका ये मकसद नहीं होता कि जो असली आवाज़ है उसको भी आप उठाना बंद कर दें। जो सच है उसको आपको पूछना पड़ेगा, जो बातें हैं उसको आपको ऊपर लेके आनी पड़ेंगी, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई आपको आपके घर पे आपका हक देने नहीं जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं दिल से करें, हर चीज़ से करें, लेकिन हाँ अपने हक को देख के करें और सोच समझ के करें। और मेरी जो बात मैं खुद अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कोई ये तो चलो हमने जो बात की, जो हमारी स्थिति है उसके बारे में बात की, जो मैं अपनी तरफ से बात करूँ, जो सरकार को भी इस चीज़ के पीछे ये चाहिए ना कि जैसे कि डीपली गाँव या फिर जैसे काफ़ी ज़्यादा पलायन हुआ था, दिल्ली छोड़ के लोग अपने अपने गांव चले गए। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो बहुत बड़ा कि जो कि ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक एक अचानक से ऊपर की तरफ आ गया है। और गवर्नमेंट को भी पता और हमें पता है कि हम एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी रिकवर नहीं होगा। तो जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसके ऊपर हमें इस चीज़ को रख के देख के, और फिर हमें जो हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं भारत के अंदर, जो मोदी जी ने बात करी थी कि हम आत्मनिर्भर होने चाहिए, उस आत्मनिर्भर के तहत छोटे छोटे गांव में रोजगार के उपाय ढूंढ के देने चाहिए मुझे, क्योंकि ये चीज़ें सरकार इन्वेस्ट कर सकती है। कुछ जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो हरे भरे पुले हैं, कुछ सोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज कह सकते हैं, या फिर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बंदरगाह के साथ जुड़े, बंदरगाह जो समुद्री इलाके हैं उसके साथ जुड़े हैं, कुछ स्टेट है जहाँ भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो उस तरह से उस स्टेट्स के ऊपर अलग अलग तरह के रोजगार को क्रिएट करके हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें सिर्फ रोजगार के मामले में सरकारी जो कर्मचारी या सरकारी कार्य जो होते हैं, कार्य प्रणाली की बात कर रहा हूँ, उस पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें एक ऐसा रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए सरकार को प्राइवेट संस्थानों के लिए भी, कि जहाँ पे एक हक हो आम पब्लिक जो जॉब करती है, जो प्राइवेट सेक्शन से जॉब करती है, उनके लिए एक लॉ बना होना चाहिए जिसके तहत की मिनिमम वेजेस बनाए हुई जाने चाहिए कि वहाँ पे कि हाँ कि ये बंदा है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, अगर इस तरह की फैक्ट्री में
इन लोगों को जॉब मिलती है तो उनकी तनख्वाह मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ डिसाइड होना चाहिए। उसके बावजूद जो हमारे यूथ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी भागने की कोशिश करेंगे, वहां पे भी जॉब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे जो उनके दिनचर्या को आसानी से चलाया जा सके और रोटी पानी जो हम नॉर्मल जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल कर सके और अपनी फैमिली को चला सके। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और आबादी बहुत है सर, ये बात समझनी पड़ेगी। सबके घर में 5, 6, 7 लोगों की फैमिली होती है सर, और इतना आसान नहीं है सर। सिर्फ मनरेगा सॉल्यूशन नहीं है या सिर्फ सरकारी जॉब अपॉर्चुनिटी सॉल्यूशन नहीं है। बहुत से यूथ है सर, हम यूथ देश में रहते हैं जहाँ पे यूथ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में सर बहुत सारे यूथ कॉलेज से बाहर निकल के आएंगे सर, उनकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। तो उससे पहले कि इसकी स्थिति और ज़्यादा भयावह ना हो तो हमें अभी सोचना पड़ेगा सर। और मेरी वीडियो को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इस चीज़ पे बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए और निकल के सामने आइए। ये आपका हक है, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे। और सरकार से क्वेश्चन पूछना पहला हक है, क्योंकि आप लोकतंत्र में रहते हैं। आप सीरिया या फिर आप और भी बहुत सारी कंट्री हैं जब नाम नहीं लेते, वहाँ पे नहीं रहते, आप भारत में रहते हैं। आपका हक, आइए बात कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, मिल के निकालेंगे, मिल के लड़ेंगे। धन्यवाद।